नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं बिपिन तिवारी। नया साल 2021 दस्तक दे रहा है और नए साल के साथ भारतीय सेना की ताकत भी बढ़ने वाली है। भारतीय सेना के जो पुनर्संरचना का कार्य चल रहा है वह नए साल में और धारदार होगा, जिससे चीन या पाकिस्तान इनकी गुस्ताखियों को समय पर और तीखा जवाब दिया जा सकेगा। नए साल की शुरुआत के साथ ही थिएटर कमांड स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इससे भारतीय सेना को वह मारक क्षमता मिलेगी जो चीन और पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के गठन एवं जनरल बिपिन रावत को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में नियुक्ति से सेना में शुरू हुई सुधार प्रक्रिया लगातार जारी है। तीनों सेनाओं को एकीकृत करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इससे न सिर्फ संसाधनों का समुचित उपयोग हो पाएगा, बल्कि इससे सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और किसी भी आपदा की स्थिति में देश की तीनों सेनाएं पूरे तालमेल के साथ दुश्मन को करारा जवाब दे पाएंगे। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने दिसंबर 2020 में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी के नए पद को गठित करने की घोषणा की। सेना मुख्यालय में सैन्य संचालन, सैन्य खुफिया, रणनीतिक योजना, परिचालन, लॉजिस्टिक को अब डिप्टी चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ स्ट्रेटजी देखेंगे। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO एवं डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस DGMI अब डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी को रिपोर्ट करेंगे। पहले ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट किया करते थे। बहुत लंबे समय से डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी के गठन करने की मांग की जा रही थी। इसकी ज़रूरत कारगिल युद्ध के दौरान भी महसूस की गई थी, ताकि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बोझ को कम किया जा सके और सेना की क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही वर्तमान सूचना के युग में लड़ाई सिर्फ युद्ध के मैदान एवं हथियारों से नहीं लड़ा जाता है, बल्कि लड़ाई डिजिटल वर्ल्ड में भी लड़ी जाती है, जिसे इंफॉर्मेशन वारफेयर कहते हैं। सोशल मीडिया एवं इंटरनेट के जरिए किसी भी फर्जी खबर या फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना मुख्यालय में डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन वारफेयर का गठन किया गया है। हम सब देख चुके हैं कि अभी जो जून से मई-जून 2020 से लद्दाख में चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं, उसको लेकर के चीन ने किस तरह की फर्जी खबरें फैलाई है और इंफॉर्मेशन वारफेयर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस तरह की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए और उसी के भाषा में जवाब देने के लिए इस पद की डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन वारफेयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। नए साल के शुरुआत के साथ ही तीनों सेनाएं, भारतीय थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना को मिलाकर के 5 थिएटर कमांड स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तथा 2022 तक ये पांचों थिएटर कमांड कार्य करने शुरू कर देंगे। इससे जो भारतीय सेना है उसकी मारक क्षमता जबरदस्त बढ़ जाएगी। इसके साथ ही जो संसाधन है, जो बजट है,
उसका भी समुचित उपयोग। सभी थिएटर कमांड का अपना परिभाषित क्षेत्र होगा। इसके साथ ही इनका एक निर्बाध यानी सीमलेस कमांड स्ट्रक्चर होगा, जिससे सेना की क्षमता और तीनों सेनाओं में उस थिएटर कमांड के अंतर्गत तालमेल में ज़बरदस्त वृद्धि होगी और सेना की क्षमता में, उसकी दक्षता में भारी इजाफा होगा, जिसका युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इन 5 थिएटर कमांड में से एक थिएटर कमांड पाकिस्तान के लिए तथा एक थिएटर कमांड चीन के लिए होगा, ताकि इन दोनों के नापाक इरादों को समय रहते नाकाम किया जा सके। नए साल में गठित होने वाले 5 संभावित थिएटर कमांड हैं: उत्तरी थिएटर कमांड यानी नॉर्दर्न थिएटर कमांड, पश्चिमी थिएटर कमांड यानी वेस्टर्न थिएटर कमांड, प्रायद्वीप थिएटर कमांड यानी पेनिनसुलर थिएटर कमांड, वायु रक्षा थिएटर कमांड यानी एयर डिफेंस थिएटर कमांड एवं समुद्री थिएटर कमांड यानी मैरीन थिएटर कमांड। उत्तरी थिएटर कमांड लद्दाख के काराकोरम पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश के अंतिम पोस्ट किब्यूथू तक फैला होगा। उत्तरी थिएटर कमांड का संभावित मुख्यालय लखनऊ में होगा तथा चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा करना तथा चीन की किसी भी गुस्ताखी का माकूल जवाब देने का उत्तरदायित्व उत्तरी थिएटर कमांड का होगा। उसी तरह लद्दाख में सियाचिन से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान से लगती सीमा की रखवाली का दायित्व पश्चिमी थिएटर कमांड का होगा तथा इसका मुख्यालय जयपुर में होने की संभावना है। तीसरा थिएटर कमांड प्रायद्वीप थिएटर कमांड है, जिसका दायित्व दक्षिण भारत तथा पूरे समुद्री सीमा की रक्षा करना होगा। इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में होगा। चौथा थिएटर कमांड होगा वायु रक्षा थिएटर कमांड, जिसका दायित्व होगा वायु हमले यानी एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के साथ साथ लड़ाकू विमानों द्वारा देश की वायु सीमा की रक्षा करना। देश के सभी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इसी थिएटर कमांड के अंतर्गत होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज में हो सकता है। पांचवा थिएटर कमांड होगा समुद्री थिएटर कमांड। हिंद महासागर एवं भारतीय द्वीपों की रक्षा का दायित्व समुद्री थिएटर कमांड का होगा। इसके अलावा समुद्र में व्यापार मार्गों एवं भारतीय हितों की रक्षा का दायित्व इसी समुद्री थिएटर कमांड का होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित वर्तमान में भारत का एकमात्र ट्री सर्विस कमांड भी इसी थिएटर कमांड के अंतर्गत होगा। इसका मुख्यालय कर्नाटक के कारावार या आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हो सकता है। इन थिएटर कमांड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल या वाइस एडमिरल रैंक का अधिकारी करेगा तथा वर्तमान में उस थिएटर कमांड के अंतर्गत आने वाले तीनों सेनाओं के जितने कमांड हैं वो सब इस थिएटर कमांडर को रिपोर्ट करेंगे। थिएटर कमांड बनने के बाद थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष एवं नौसेना अध्यक्ष के पास सैन्य अभियान यानी मिलिट्री ऑपरेशन का दायित्व नहीं होगा, बल्कि उनका कार्य होगा थिएटर कमांड को संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा नीतिगत निर्णयों को देखना। इसके अलावा सेना के तीनों अंगों को मिलाकर बना आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न एवं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के अंतर्गत होगी। अब प्रश्न है
कि थिएटर कमांड होता क्या है। थिएटर कमांड का मतलब होता है थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना की जो भी इकाइयां हैं, उनके जो भी यूनिट हैं, जो भी कमांड है, उन सब को एक थिएटर कमांडर के अंतर्गत ला देना। यानी चाहे नौसेना का हो, थल सेना का हो या वायुसेना का हो, इन सब को एक ही अधिकारी कमांड देगा, यानी आदेश देगा, नियंत्रित करेगा। वह थल सेना का भी हो सकता है, वायुसेना का भी हो सकता है और नौसेना का भी हो सकता है। यह उस कमांड के ऊपर निर्भर करता है कि उस कमांड का, उस थिएटर कमांड का कमांडर कौन है और उस एक कमांडर के अंतर्गत उसके थिएटर एरिया में आने वाले वायुसेना, थल सेना एवं नौसेना, इसके जितने कमांड हैं उस एक थिएटर कमांड को रिपोर्ट करेंगे। सारा ऑपरेशनल कमांड उस एक अधिकारी के पास होगा। चूंकि जब सेना के तीनों अंग एक ही थिएटर कमांडर के अंतर्गत होंगे तो तीनों में जबरदस्त तालमेल होगा। इससे सेना की कुशलता एवं मारक क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होती है। इससे संसाधनों की बचत के साथ साथ डुप्लिसिटी को भी रोका जा सकेगा। उदाहरण के लिए वर्तमान में भारतीय सेना, वायुसेना एवं नौसेना तीनों भारतीय वायु सेना की रक्षा करती है, वो भी अलग अलग संचार फ्रीक्वेंसी पर एवं बिना किसी तालमेल के। जबकि पूरे देश में एयरबेस एवं थल सेना के बेस दोनों अगल बगल में ही हैं। लेकिन थिएटर कमांड बनने के बाद भारतीय वायु सीमा की रक्षा का दायित्व पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ वायु रक्षा थिएटर कमांड की होगी। वर्तमान में तीनों सेनाओं की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। जैसे नेवी को एक और एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए तो वायुसेना को और लड़ाकू विमान। चूंकि रक्षा बजट लिमिटेड है तो उसका समुचित एवं सदुपयोग बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किसी एक थिएटर कमांड में जब सेना, वायुसेना एवं नौसेना तीनों एक थिएटर कमांडर के अंतर्गत होंगे तो वह उपलब्ध संसाधनों का उपयोग उस थिएटर कमांड की आवश्यकता के अनुसार सेना, वायुसेना एवं नौसेना में कर पाएगा। इससे संसाधन में बचत तथा सेना की कुशलता एवं मारक क्षमता में वृद्धि होती है। युद्ध की स्थिति में यह बहुत ही लाभदायक होता है। सरकार द्वारा थिएटर कमांड के गठन एवं उसकी संरचना की विधिवत घोषणा के बाद थिएटर कमांड को लेकर के स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे थे नीति पोस्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और यदि अब तक हमारे चैनल नीति पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसकी सूचना आपके पास तुरंत पहुंचे। और हाँ, खबरों के लिए और इस तरह की समीक्षा के लिए हमारी वेबसाइट nitipost.com पर आना ना भूलें। नमस्कार।